पोइट्री में हमने जो यंग जनरेशन थी उसके दो बड़े पोइट्स को देख लिया था, और अब हम तीसरे पोइट्स की तरफ जाएंगे जिनको हमने लास्ट कवर किया है। वो लॉर्ड बायरन हैं और शैली हैं। तो आज हम जॉन कीट्स की तरफ जाते हैं, और जॉन कीट्स के बारे में अगर बात की जाए तो इनको कहा जाता है कि कीट्स वाज द प्योर पोइट ऑफ ऑल द रोमांटिक पोइट्स। कीट्स वाज द प्योर पोइट। तो प्योर पोइट क्या चीज़ होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट। परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट भी हैं एंड प्योर पोइट हैं। तो वो क्या चीज़ हो सकती हैं? ही वॉज डिवोटेड टू द पोइट्री एंड नो अदर इंटरेस्ट। एक उसकी वजह है, ही वॉज फुली डिवोटेड पोइट, कोई और इंटरेस्ट नहीं था। अनलाइक वर्ड्सवर्थ हु वाज इंटरेस्टेड इन रिफॉर्मिंग पोइट्री। वर्ड्सवर्थ को जैसे हमने देखा नई थ्योरी दी, पोइट्री को रिफॉर्म करना चाहते थे, इमेंसिपेशन ऑफ द पोइट्री के लिए उन्होंने वर्क किया। उनके कुछ और मकासद भी थे। एंड अपहोल्डिंग द मॉरल लॉ, unlike Shelley who advocated impossible reforms and prophesied about the golden age, and unlike Byron who made his poetry a vehicle of his strongly egoistical nature and political discontents of the time. तो ये इनका कंपैरिजन हो सकता है। वर्ड्सवर्थ के पास पोइट्री को रिफॉर्म करने का एजेंडा था। शैली जो है ये गोल्डन एज का ड्रीम देख रहे थे और ये भी रिफॉर्म करना चाहते थे सोसाइटी को। और बायरन जैसे हमने पढ़ा कि इगोइस्टिकल नेचर और पॉलिटिकल डिस्कंटेंट्स को सामने लेके आते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम कीट्स में क्या देखते हैं कि वो सिर्फ पोइट्री करते हैं और वर्शिप ऑफ ब्यूटी का एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें उनमें नजर आता है। Unlike Coleridge, who was a metaphysician, and unlike Scott, who relished in storytelling, Keats did not take much notice of the social, political, literary turmoil. कीट्स ने अपने इर्द गिर्द बिल्कुल सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी जो डिफरेंसेस और टर्मोइल और चीज़ें आ रही थी इनको बिल्कुल नोटिस नहीं किया, बट डिवोटेड हिमसेल्फ एंटायरली टू द वर्शिप ऑफ ब्यूटी एंड राइटिंग पोइट्री एज इट सूटेड हिज टेम्परामेंट। ये वो रीज़न है जिनकी वजह से हम इसको कहते हैं कि कीट्स वाज अ प्योर पोइट। और लेकिन सारे रोमांटिक्स में देखें तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पोइट अपने टाइम पे जिन्होंने मुझे बहुत मुतासर किया, और वो हैं जॉन कीट्स। ही वॉज अबाउट ऑल थिंग्स अ पोइट एंड नथिंग एल्स। सिर्फ वो शायर थे और कुछ भी नहीं थे, बाकी सारे लोग कुछ ना कुछ और भी थे। His nature was entirely and essentially poetical, and whole of his vital energy went into the art. Unlike Byron, who was a lord, and Shelley, who belonged to an aristocratic family, ना तो ये लॉर्ड थे ना ही एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे जैसे शैली हैं, और ना ही लॉर्ड थे जैसे बायरन हैं। तो फिर कीट्स only came from a poor family, and at an early age he had to work as a doctor's assistant. कुछ अरसे के लिए कीट्स को एक डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पे भी काम करना पड़ा, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। काफ़ी प्रॉब्लम भी कीट्स ने लाइफ में फेस की हैं, but his medical studies did not stand in the way of his passion for writing poetry, which was roused by his reading of Spenser's The Fairy Queen. और जिस बुक से कीट्स ने सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी, जहाँ से वो बहुत मुतासर हुए थे, वो थी स्पेंसर की द फेरी क्वीन, which revealed to him the vast world of poetry. He also became interested in the beauty of nature. His first volume of the poems appeared in 1817. याद रखनी ये डेट, 1817 में कीट्स का फर्स्ट वॉल्यूम हमारे सामने आता है। And his first long poem ये वो है एंटीमियन in 1818, which opened with the following memorable line. ये जो स्टार्ट होती है एंटीमियन जो है, बड़ी मेमोरेबल लाइन है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. ये वर्ल्ड फेमस लाइन जो तकरीबन हर लिटरेचर पढ़ने वाले बंदे को ज़बानी याद है। A thing of beauty is a joy forever.
Beside this, a number of the other calamities engulfed him. बहुत से मसाइल ने भी, जैसे मैंने कहा, कि कीट्स को घेरा है. He had lost his father when he was only 9. कितनी अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ 9 साल के थे जब फादर जो है इनकी डेथ हो गई. His mother and brother died of tuberculosis. इनके ख़ानदान में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी, और उस टाइम पे टीबी जिसे कहते हैं ना आज, आप जानते होंगे बहुत से लोग, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, इसका कोई इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ था, इसकी कोई दवाई नहीं थी. ये एक ऐसी बीमारी थी जब किसी को लग जाती थी तो फिर उसे कब्र में उतार के ही दम लेती थी. तो इनकी मदर की भी डेथ हो गई, फादर की भी, और भाई की भी टीबी से डेथ हो गई. एंड ही हिमसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डेडली डिजीज. All these misfortunes were intensified by his disappointment and love for Fanny Browning, whom Keats loved passionately. और ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनमें फैनी ब्राउनी का किरदार भी है, जिनसे कीट्स को बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा साथ नहीं दिया जॉन कीट्स का. But he remained undaunted under the shadow of death in the midst of the most excruciating suffering. Keats brought out his last volume of the poems in the year 1820 में इनका last volume आता है. बड़ा छोटा सा poetical career है, which is called The Living Years in His Life. The poems of 1820 are Keats' enduring monuments. They include the three narrative poems इसमें शामिल हैं जो बहुत फेमस हैं: Isabella, The Eve of Saint Agnes, and the Lamia. The unfinished epic, उसके अलावा एक epic है Hyperion, unfinished है, fragment है. ये जिंदगी में साथ नहीं दिया कि कीट्स इस epic को कंप्लीट कर सकते. और उसके अलावा ओड्स हैं, बहुत फेमस है, आपके सिलेबस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनको. और ला बेले डेम सेंस मर्सी, बड़ी खूबसूरत सी एक पोइम है, ला बेले डेम सेंस मर्सी. ये जो कि लैटिन वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है एक बेरहम हसीना. तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो आई रिकमेंड यू कि ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी. और सोनेट्स भी लिखी. In Isabella, Keats made an attempt to turn a somewhat repellent and the tragic love story of Isabella. Isabella की tragic story है कि गिरजी घूमती है, and Lorenzo. Isabella and Lorenzo की love story और also tragic story, who was murdered by the Isabella's brothers into a thing of beauty by means of the fine narrative skill and beautiful phraseology. यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपको दिया जा सकता है छोटे छोटे लफ्जों में, ताकि आपके ज़हन के अंदर ये सिर्फ रह जाए. In Lamia, Keats narrated the story of a beautiful enchantress. इनकी अदर जो narrative poem है Lamia, beautiful enchantress के बारे में, who turns from a serpent into a glorious woman, जो सांप से एक बहुत ही खूबसूरत glorious woman में convert हो जाती है, and fills every human sense with delight. और बहुत खूबसूरत लगती है, हर बंदे को उनको देखना अच्छा लगता है. Until as the result of the foolish philosophy of an old Apollonius, she vanishes forever from her lover's side. तो बस एक फिलासफर की एक बेवकूफ़ी करने की वजह से वो हमेशा के लिए फिर गायब हो जाती है. ये गायब हो जाने का तस्वर पीछे ला बेले डेम सेंस मर्सी में भी आपको नजर आएगा. The Eve of Saint Agnes, which is the most perfect Keats medieval poem, is surpassingly beautiful in its description. And Hyperion, which is a magnificent fragment, deals with the overthrow of the Titans by the young sun god Apollo. Hyperion जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर है, एक एपिक है अबाउट ग्रीक गॉड्स, जिसमें से जो यंग गॉड्स हैं वो ओवरथ्रो करते हैं टाइटन्स को. एंड यंग गॉड्स वर लेड बाय अपोलो, और टाइटन्स जो हैं वो उसमें ज़्यूस होगा. Okay, the poem shows the influence of the Milton as Endymion of Spenser. La Belle Dame Sans Mercy, which captures the spirit of the Middle Ages, has a haunting melody. Though small, it is most perfect work of the art. बहुत छोटी सी poem है, लेकिन perfect है. Of the odes, those to the world famous odes जो हमारे syllabus में भी शामिल है, masters और bachelor में, to a nightingale on a Grecian urn and to the autumn.
ये 3 जो बड़ी पोएमें हैं, टू द नाइटिंगेल ओड्स हैं ये, ऑन एग्रेशन अर्न एंड और टू द ऑटम, स्टैंड आउट अबव द रेस्ट एंड आर अमंग द मास्टरपीसेस ऑफ द पोएटिक आर्ट। इनके बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर हमेशा ही ड्रीम करता था कि वो जॉन कीट्स हमेशा ड्रीम करता था कि वो शेक्सपियर बने। उनके बहुत आइडियल थे, बहुत उनकी कुछ बुक्स जैसे किंग लियर के बारे में हमने पढ़ा था कि कीट्स अपने सामने रखते थे हर वक्त ताकि उनको इंस्पिरेशन मिलती थी उनकी राइटिंग से। शेक्सपियर की राइटिंग ने बहुत इफेक्ट किया है कीट्स को, और कीट्स शेक्सपियर की तरफ फेम भी लेना चाहते थे, एवरलास्टिंग। और इसी वजह से इनके जो ओड्स में अगर हम देखें तो वो ड्रामेटिक क्वालिटी हमें नजर आती है इनके वर्क के अंदर। इन द ओड टू द नाइटिंगेल वी फाइंड ए लव ऑफ सेंसुअस ब्यूटी एंड ए टच ऑफ पैसिमिज्म। इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न वी सी कीट्स लव फॉर द ग्रीक मिथोलॉजी एंड आर्ट। ग्रेशियन अर्न के ऊपर ये इनकी सारी पोएम, उनके ऊपर जो तस्वीर बनी है उनकी डिस्क्रिप्शन है, जहाँ से लव फॉर द आर्ट और ब्यूटी और बड़ी बड़ी खूबसूरत किस्म की लाइनें हैं। ट्रुथ और ब्यूटी वाली लाइन भी शायद वहीं पे है। It is this ode which ends with the following most memorable line in the whole of the Keats poetry: beauty is truth and truth beauty. That is all you know on earth and all you need to know. तो ये memorable lines जो हैं, truth is beauty and beauty is truth, ये वाला concept भी ग्रीक से के जो ग्रेशियन अर्न है पोएम है जो कि ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर है, वहां से इन्होंने ड्राइव की ये फिलॉसफी। The Ode to Autumn, in which Keats has glorified nature, is a poem which has richness and color has never been surpassed. इन्होंने पहली बार एक ऐसी नज़म लिखी जो कि बहार पे तो स्प्रिंग पर तो हर कोई लिखता है, फूलों पर तो हर कोई लिखता है, तो इन्होंने ओड टू ऑटम लिखी कि ऑटम का सीजन जहाँ शायरों के यहाँ ज़्यादा मकबूल नहीं था, तो उन्होंने उसको बताया कि उसमें भी अपनी खूबसूरती है, मेच्योरिटी की भी अपनी खूबसूरती है, हर एज की हर सीजन की अपनी ब्यूटी है। Though Keats died young, when he had attained barely the age of 25 and had only a few years in which he could effectively write poetry, his achievement in the field of the poetry is so great that we wonder that he might have accomplished if he had lived longer. 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 25 साल तक इन्होंने पोइट्री की है, तो बचपन से तो कर नहीं रहे थे ऑब्वियसली, 20 साल के बाद ही की होगी। तो 5-6 साल में इन्होंने वो काम किया है जो हम सोचते हैं, अगर हम सोचें तो और करें कि अगर इनकी एज भी इब्सन की तरह 90 प्लस होती तो फिर आप सोचें कि ये कितना ज़्यादा वर्क क्रिएट कर सकते थे। शायद वाकई ये शेक्सपियर को पहुंच जाते हैं क्योंकि इनका आर्ट और क्राफ्ट बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, और यकीनन कि शेक्सपियर के साथ इनका नाम अभी भी लिया जाता है। इतनी थोड़ी एज में भी इन्होंने इतनी ज़्यादा इनकी स्किल थी, इतना ज़्यादा टैलेंट था, इतनी हाई इमेजिनेशन थी। फॉर ए लॉन्ग टाइम हिज पोइट्री वाज कंसिडर्ड मेयरली सेंसुअस। शुरू में समझा गया कि ये सेंसुअस पोइट्री है, बस सेंसेस को अपील करती है, ब्यूटी वर्शिप है, हैविंग नो डेप्थ ऑफ थॉट। बट विद द हेल्प ऑफ द लेटर्स, जब इनके खत जो हैं वो मंजर आम पे आए जो उन्होंने लिखे थे, critics have reinterpreted his poems and now it has been discovered that they are based on mature thinking and that there is a regular line of development from the point of thought and art। यानी उसके अंदर सिर्फ आर्ट नहीं है, सिर्फ सेंसुअसनेस नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी डीप थॉट भी है, mere versification नहीं है जैसे शुरू में समझा गया। He was not escapist who tried to escapism का इन पे एक लगता है लेबल, लेकिन ये कोई एस्केपिस्ट नहीं थे। अगर इनके लेटर और सारी चीज़ें, क्योंकि किसी भी शायर की कोई एक आध लाइन से आप इंटरप्रिटेशन नहीं ले रहे होते। जब आप किसी पोइट के बारे में पढ़ते हैं, किसी राइटर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखें उसे टोटलिटी में समझना होता है। मार्सा ट्रेजेडी ये बन जाती है, हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक वर्क एक लाइन से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पूरी फिलॉसफी हमारे सामने टोटलिटी में ही आ सकती है। He was not an escapist who tried to run away from the stark realities of life, but he faced life bravely and came to the conclusion that suffering play an important part in the development of the human personality। ये हाइपेरियन अगर आप पढ़ें तो वहाँ में ये सारी इनकी फिलॉसफी मिलेगी कि जो सफरिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ये हमें मेच्योर करती हैं और हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वहाँ से हमें पता चलता है कि इनके ऊपर जो इनकी अर्ली पोइट्री पढ़ के जो ला बैलेट्स डेमसेल्स मर्सिया पढ़ें, लैमिया पढ़ें या अर्ली इज़ाबेला देखते हैं, तो कुछ लोग एक रॉन्ग कंक्लूजन की तरफ चले जाते हैं, या नाइटिंगेल पढ़ते हुए कि शायद वो एस्केपिस्ट थे और हार्श रियलिटी से दूर जाते थे, पोइट्री में जाके पनाह लेते थे। तो वो फुली लेबल आप अप्लाई नहीं कर सकते जब इन टोटलिटी में कीट्स को पढ़ें। As a worshipper of beauty, though his first approach was sensuous, his attitude suddenly became philosophical and he discovered that there is a beauty in everything. इनकी फाइनल डिस्कवरी जो हाइपेरियन अभी इनकम्प्लीट पोएम है, लेकिन फिलॉसफी वहाँ कंप्लीट है, और वो हमें नजर आती है कि ब्यूटी इन एवरीथिंग। और टू आटम में भी ये चीज़ आपको मिल रही होगी। एंड द ब्यूटी वाज ट्रुथ आल्सो। ठीक है, ट्रुथ और ब्यूटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी हमें इनकी फिलॉसफी में मिलता है। As an artist, there are few English poets who come near him. As a poet, he had very high ideals before him. He wanted to become the poet of the human heart, one with Shakespeare. वो चाहते थे कि ह्यूमन हार्ट के पोएट बने, फुली समझ जाए इंसानी इमोशंस को, और शेक्सपियर की तरह उनका नाम रहे। For him, the proper role of the poetry is to be friend, to soothe care and lift the thoughts of the men. The real poet is that to whom the miseries of the world are misery and will not let him rest. It is no exaggeration to say that all the English poets, he comes nearest to Shakespeare. अगर सारे पोइट्स को देखें तो जिस पोइट ने शेक्सपियर की तरह लिखा है ना, वो जॉन कीट्स है। फिलॉसफी के एतबार से भी अगर आप देखें तो शेक्सपियर में भी आर्ट, वर्शिप ऑफ ब्यूटी और ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी सारी नजर आती है। वो कीट्स के अंदर भी थी और वो भी अटेन करना चाहते थे इम्पार्शलिटी, इसलिए तो इनको प्योर पोएट कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर एक प्योर ड्रामेटिस्ट है, प्योर आर्टिस्ट है। कुछ लाइन अगर शेक्सपियर के इसके देखें, कीट्स की, सॉरी शेक्सपियर में है, ये दूसरे शेक्सपियर हैं खैर। मसलन देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये ग्रेशियन आर्सन की लाइन है। Do you not see how necessary a world of pains and trouble is to school an intelligence and make it a soul? लेटर से उनकी लाइन है ये, लव इज माई रिलीजन एंड आई कुड डाई फॉर इट। ठीक है, कहते हैं मोहब्बत मेरा मजहब है और मैं इसके लिए मर सकता हूँ। लेटर है फैनी ब्राउन को, जिन्होंने लेटर लिखा, जो उनकी बी लव्ड थी। लाइफ इज बट अ डे एंड फ्रेजाइल ड्यू ड्रॉप इन इट्स पैरलस वे फ्रॉम ए ट्रीज समिट। तो लाइफ के बारे में एक नजरिया आपके सामने। माई लव इज सेल्फिश, कहते हैं माई लव इज सेल्फिश, आई कैन नॉट ब्रीथ विदाउट यू। लव लेटर इन्होंने लिखा फैनी ब्राउन ने को। आप इनका लव लेटर अगर पढ़ना चाहें तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है फुल। माई इमेजिनेशन इज ए मोनास्ट्री एंड आई एम इट्स मॉन्क, दैट वाज द लास्ट लाइन। तो इस तरह हमने पोइट्री को जो है और कवर किया, रोमांटिक पोइट्री को अपने इस लेक्चर के अंदर।